हेलो डियर, आप सभी को स्वागत करता हूं पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा है जो बच्चों के मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, देख सकते हैं। पोषण है, आनुवांशिकता है, स्कूल का माहौल है, उपरोक्त सभी है। तो आपको बताना है इसमें से कौन होगा सही। तो दोस्तों उपरोक्त सही होगा, क्योंकि एक बच्चे के लिए दोस्तों पोषण भी उतना ही ज़रूरी है और आनुवांशिकता का प्रभाव भी उस पर उतना ही पड़ता है, और स्कूल में भी जाता है तो स्कूल का भी महत्व उतना ही है। तो इनमें से सभी का दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानसिक विकास होता क्या है, आपसे पूछाएगा कि मानसिक विकास होता क्या है बच्चे में। तो दोस्तों मानसिक विकास का तात्पर्य है जन्म से लेकर मृत्यु तक की मानसिक प्रक्रिया में बदलाव। बच्चों में क्षमताओं का समग्र विकास, जैसे स्मृति मतलब मेमोरी, तर्क, भाषा, सोच, बुद्धिमत्ता आदि मानसिक विकास का कहलाते हैं। दोस्तों मानसिक विकास ये जन्म से लेकर मृत्यु तक की मानसिक प्रक्रिया में जो भी बदलाव आता है, बच्चों में जो भी समग्र मतलब सभी चीज़ का विकास होता है, जैसे याद करना, किसी चीज़ को सोचना, भाषा का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, ये सभी मानसिक विकास ही कहलाता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास को कौन कौन से प्रभावित करने वाला है। तो उसमें से एक आनुवांशिकता है। तो आनुवांशिकता होता क्या है, तो परिवार से विरासत में मिली खुफिया जानकारी के साथ व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। मानिए दोस्तों, आपके परिवार में आपके दादाजी से कुछ चीज़ें आपको नॉलेज के तौर पे बताई गई है, तो उससे भी आपका क्या होगा, मानसिक आपका विकास होगा। आप तुरंत सोचेंगे कि वाह मेरे दादाजी ये चीज़ बताए थे। तो ये भी एक मानसिक विकास में ही होता है, जो आनुवांशिकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है वही होता है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है आप सभी के बीच में पारिवारिक वातावरण। दोस्तों बच्चे के जो मानसिक विकास होता है उसमें पारिवारिक वातावरण कैसा है उसका भी बहुत महत्व होता है। तो परिवार के सदस्यों के साथ साथ एक व्यक्ति के माता पिता द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली स्वास्थ्य बातचीत अनुवांशिक मानसिक विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दोस्तों उसके परिवार में जो बच्चा जन्म लिया उसके परिवार में कैसा वातावरण है, कैसा स्वास्थ्य से संबंधित है, रख रखाव है, ये सारे चीज़ का उस पर मानसिक परिवर्तन होता है। तो एक पारिवारिक परिवर्तन भी होता है, वातावरण भी होता है। अब है दोस्तों भोजन और पोषण। भोजन और पोषण दोनों किस प्रकार जरूरी है। तो हमारे द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन शारीरिक और मानसिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आप सभी दोस्तों समझिए कि भोजन और पोषण दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है मानसिक विकास के लिए। तो ये सारे चीज़ रहा एक मानसिक विकास के लिए जो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है साथियों, कंगारू मदर केयर किस बीमारी के इलाज में लाभदायक है। दोस्तों ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग चल रहा है सेकेंड ईयर का, तो उसमें दोस्तों कंगारू मदर केयर आपका आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पढ़ना होगा तो यहाँ भी जानेंगे। कंगारू मदर किस बीमारी के इलाज में लाभदायक है। तो दोस्तों लाभदायक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दौरे पड़ने पे, तापमान की कमी, पेट दर्द, और एक और ऑप्शन है दोस्तों यूनेरेसिस। तो दोस्तों आप सभी जानिए जो इसका राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा तापमान में कमी। जी हाँ दोस्तों, तापमान में कमी से दोस्तों जो होता तापमान में कमी जो होता है उसमें कंगारू मदर केयर। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि कंगारू मदर केयर है क्या। देखिए यहाँ पे KMC, यह कम वजन वाले शिशुओं की देखभाल का एक सरल तरीका है। अब देखिए दोस्तों कंगारू मदर केयर होता क्या है। तो इसमें जो इसका मान लीजिए बच्चा जन्म लिया उसका वजन काफ़ी कम है, तो इस तरीक़ा से कंगारू मदर केयर के तरीक़ा से उसका देखभाल किया जाएगा, जिसमें माँ के साथ जल्दी और लंबे समय तक त्वचा से त्वचा का संपर्क शामिल है, एक और विशेष और बार बार स्तनपान। दोस्तों इसमें होता क्या है कि स्किन में स्किन टच करके रखा जाता है और बार बार स्तनपान कराया जाता है कंगारू मदर केयर में। जैसे देखते होंगे आप, कंगारू अपने बच्चे को अपने ही साथ हमेशा रखती है, उसी प्रकार। उसके बाद है मानव देखभाल का यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप परिचय के शरीर तापमान को स्थित रखता है, स्तनपान को बढ़ावा देता है, संक्रमण और अन्य रुग्णता को रोकता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति स्किन में स्किन टच करके रखता है तो तापमान भी स्थिर रखता है, स्तनपान कराने से शरीर में गर्मी भी बना रहता है बच्चे में। तो ये सारे चीज़ आता है कंगारू देखभाल के अंतर्गत। कंगारू मदर केयर में निम्नलिखित घटक क्या होता है। तो दोस्तों त्वचा से त्वचा संपर्क, जैसे आप ही पढ़े हैं, और विशेष स्तनपान। तो ये दोनों चीज़ है महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को त्वचा से त्वचा लिपट कर और विशेष स्तनपान करा के उसे सही करके रखती है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक है दोस्तों
एक बच्चा कॉपी कर सकता है, एक बच्चा कब कॉपी कर सकता है कोई भी चीज़ को? जी हाँ दोस्तों, तो एक बच्चा कोई भी चीज़ को कब कॉपी कर सकता है, कितने वर्ष में? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 4 वर्ष और उसके बाद दोस्तों है 3 वर्ष। तो आपको क्या करना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा मैं आप सभी को बता देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ दोस्तों, ये जो है क्षैतिज या लंबवत रेखा है 2 वर्ष में और सर्कल 3 वर्ष में। मतलब दोस्तों ये क्या कहा गया है, कॉपी, मतलब आप कोई भी चीज़ लिख रही है तो उसको कॉपी करके देख कर कब लिख सकता है? तो देखिए क्षैतिज या लंबवत रेखाएं 2 वर्ष में, मतलब सीधा या लेटाकर जो लाइन खींचते हैं वो 2 वर्ष में ही कर लेगा कॉपी, और सर्कल जो गोला घेरने वाला होता है वो 3 वर्ष लग जाता है। इसके अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं पूर्व लेखन आकार। अब देखिए दोस्तों, ये है मतलब ये जो लाइन है 2 वर्ष में करेगा, ऐसे क्षितिज है 2.5 वर्ष में करेगा, ये सर्किल है 3 वर्ष लग जाता है, प्लस का चिन्ह देने में दोस्तों इतना 3, 3.5 से 4 वर्ष लग जाता है। उसके बाद दोस्तों सर्किल करने, रेक्टेंगल बनाने में 4 वर्ष लग जाता है। इस प्रकार से दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। चलिए कहता है इस उम्र में चित्रों में निम्नलिखित आकृतियाँ शामिल हैं जिन्हें विभिन्न तरीकों से संयोजित किया गया है। सर्कल और वर्ग है, पार है, डॉट्स है, उसके बाद दोस्तों है अक्षर टी, वी और एच समान आकार है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, राइट आंसर इसका क्या होगा, 2 वर्ष होगा। 2 वर्ष में बच्चा कॉपी करना शुरू कर देता है। कोई चीज़ आप लिखते हैं तो उसको देखकर लिखने लगेगा 2 वर्ष में। अब दोस्तों है नेक्स्ट है, कहता है निम्नलिखित न्यूनतम जन्म भार आज से होता है। मतलब न्यूनतम कितना जब जन्म लेता है बच्चा तो उसका न्यूनतम भार कितना होता है। तो यही कहता है न्यूनतम जन्म भार का आज क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि बच्चा जो जन्म लेता है तो उसका न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जन्म के समय सबसे कम वजन कितना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा अगर मोटा होगा तो 3500 ग्राम, जी हाँ दोस्तों 3500 ग्राम मोटा होगा तो 3500 ग्राम से ज़्यादा होगा, मतलब 3.5 kg से ज़्यादा होगा। अगर बच्चा समान वजन के होगा तो बच्चा कितना से होगा, 2.5 से 3.5 kg के बीच में होगा। और बच्चा क्या होगा, जन्म के समय कम वजन होगा बच्चा को तो 2 kg से 2.5 kg होगा। और जन्म के समय बहुत कम वजन का बच्चा 1 किलो से 2 kg तक। तो दोस्तों समझ गए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो अगर उसका वो वज़न 2 से 2.5 kg है तो कम वज़न है, और 1 से 2 kg है तो बहुत कम वज़न है। और उसके बाद है समान वज़न है तो 2.5 से 3.5 kg, और मोटा है तो 3.5 kg से ऊपर। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों न्यूनतम जो जन्म भार है आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे। मतलब जो नॉर्मल यहाँ पे पूछ रहा है तो 2.5 kg से दोस्तों यहाँ पे कम होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कहता है दोनों पेराइटल अस्थियों के मध्य पाए जाने वाले सूचर को कहते हैं क्या। दोनों पेराइटल अस्थियों, अब हम पढ़ेंगे कि पेराइटल अस्थि क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों पेराइटल अस्थियों के मध्य पाए जाने वाले सूचर को क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सैजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर और उसके बाद है एक लैम्बोडाइड सूचर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। कहता है नवजात शिशु में सूचर या संरचनात्मक रेखाएं जहां खोपड़ी की हड्डी की प्लेटें एक साथ जुड़ती है आसानी से महसूस की जा सकती है। तो आप सभी देख सकते हैं क्या है सूचर। सूचर एक है जहां पे खोपड़ी की हड्डी बच्चे में आसानी से देखा जा सकता है, जो एक लंग एक साथ जुड़ी रहती है, वही होता है सूचर। अब व्याख्या देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भ्रूण खोपड़ी में 4 सूचर होते हैं। उसके एक है फ्रंटल सूचर, यह ललाट की 2 हड्डियों के बीच स्थित होता है। मतलब सामने वाला जो फ्रंट आपका, जिसको हम लोग आसान लैंग्वेज में बोलते हैं कि सामने का ब्रेन, जो कपाल भौं से ऊपर का होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है सैजाइटल सूचर, यह 2 पार्श्विक हड्डियों के बीच स्थित होता है। उसके बाद है कोरोनल सूचर, यह पार्श्विक और ललाट की हड्डियों के बीच स्थित होता है। एक होता है लैम्बोडोइड सूचर, यह पार्श्व कपाल और पार्श्विका हड्डियों के बीच स्थित होता है। ये सारे ब्रेन का है दोस्तों, इसलिए सही उत्तर लैम्बोडाइड सूचर होगा। तो आप लोग देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, लैम्बोडाइड सूचर होगा।
अब हम दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है आप सभी का यहाँ पे, बच्चों में रेक्टल रूट से तापमान लेते समय थर्मामीटर लगाना चाहिए। अब रेक्टल रूट क्या होता है, तो जो मल द्वार होता है वहाँ से तापमान लेने के लिए बच्चों को कितना लगाना चाहिए थर्मामीटर अंदर से। देखिए यहाँ पे कहता है 1.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच, हाफ इंच, तो कितना लगाना चाहिए अंतर रेक्टल द्वार पे, तो देखिए देखते हैं दोस्तों। अपने घुटनों के बल झुककर बच्चों को पीठ पर लिटाए, थर्मामीटर को उंगलियों से पकड़ते हुए लगभग 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच रेक्टल में धीरे से डालें। कम से कम 2 मिनट के बाद थर्मामीटर हटा दें और तापमान देखें। दोस्तों मतलब 2.5 सेंटीमीटर होगा और 1 इंच होगा जो अंदर तक डालेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ओरल कितना होगा, मुंह से 98.6 से 37, वही है 37 डिग्री सेल्सियस। मध्य कर्ण अगर कान में लेगा तो 99.6 फारेनहाइट। अगर रेक्टल वो मलाशय द्वार से लेगा तो 99.6 फारेनहाइट ही होगा। और कांख में लगा के अगर लेता है दोस्तों तो 97.6 फारेनहाइट एक्सिला बगल, इसका इम्पोर्टेंट होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंह, मलाशय और कान की झिल्लियाँ आमतौर पर मुख्य तापमान की काफ़ी करीब से दर्शाती है। दोस्तों तो जो तापमान है ज़्यादातर वो मलाशय, मुंह और कान से ही सही तरीक़ा से जान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है एक्सिलरी तापमान, त्वचा के तापमान का उतना ही प्रतिबिंब है जितना कि मुख्य तापमान। कार्डिनल महत्वपूर्ण संकेत तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप और ऑक्सीजन संतृप्त है। 1/6वां महत्वपूर्ण संकेत दर्द है। दोस्तों जब तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो दर्द भी होने लगता है बॉडी में, लेकिन जो समान संकेत है तापमान होता है, नाड़ी होता है, श्वसन होता है, रक्तचाप होता है, ऑक्सीजन होता है, इस समय गड़बड़ी होने लगेगा जब तापमान बढ़ जाएगा। तो कुछ एडिशनल पॉइंट जानते हैं दोस्तों। वयस्कों के लिए औसत स्वीकार्य सीमा समान तापमान 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तापमान समान स्तर 36 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है, 96.8 से 600.4 डिग्री फारेनहाइट। समान मौखिक मतलब मुंह में दोस्तों जो होगा ओरल होता है वो होता है 98.6। समान मलाशय होता है 99.5 फारेनहाइट। एक मौखिक तापमान से 1 फारेनहाइट अधिक होता है। मलाशय का क्या होता है दोस्तों, समान से 0.6 सेल्सियस यानी 1 फारेनहाइट अधिक होता है मोरल से। तो दोस्तों ये मोरल वाला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में कि समान वयस्कों के मोरल यानी मौखिक तापमान कितना होता है, तो उतना आंसर होगा। दोस्तों दूसरा है समान एक्सिलरी 36.5 सेल्सियस जो कि मौखिक तापमान से 1 फारेनहाइट कम है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलाशय का तापमान कितना होता है, एक्सिलरी कितना होता है, मौखिक कितना होता है, ये सारे के सारे पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल्सियस, सी फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट में रूपांतरण, सेल्सियस से फारेनहाइट में रूपांतरण। तो दोस्तों सेल्सियस से फारेनहाइट में रूपांतरण है सी बराबर होता है F-32 × 5/9 होता है, जबकि F का फार्मूला इसके विपरीत में होता है। अब दोस्तों देखिए आइए 37 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलते हैं। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें हैं, आप इसको बदल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तापमान भिन्नता के प्रकार, माइल्ड पायरेक्सिया 99 से 100 फारेनहाइट मॉडरेट है, पायरेक्सिया में 100 से 103 है, गंभीर पायरेक्सिया 103 से 5 फारेनहाइट और हाइपर पायरेक्सिया 105 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर। आपसे पूछ सकता है कि हाइपर पायरेक्सिया कब होता है, तो जब 105 से ऊपर जाएगा तो हाइपर पायरेक्सिया क्या कितना से कितना होता है, तो 100 से 103 होता है और गंभीर पायरेक्सिया 103 से 105 होता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज का वीडियो। तो दोस्तों ये है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। दोस्तों आप लोग देखिएगा बाद में कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों अभी हम एक नंबर आता है दोस्तों यहाँ पे सही समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में जागरूकता की कमी क्या है। दोस्तों जो सही समय होता है, स्थान है, व्यक्ति है, इन सभी के बारे में जो जागरूकता की कमी होता है वो क्या कहता है, तो भटकाव कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने समय, स्थान और व्यक्ति जो समय से जागरूकता नहीं होता है, उसके कमी है, उसे हम भटकाव कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आप सभी के बीच में जैमस व्यूज क्या अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, जो जैमस व्यू होता है उसका क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ जैमस व्यू, तो इसका अर्थ होता है कभी नहीं देखा। तो कभी नहीं देखे का अर्थ क्या होता है, जैमस व्यू। अब पढ़ते हैं दोस्तों
तीसरा नंबर है नए शब्द गढ़ने को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नया शब्द रचा जाता है, गढ़ा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नियोलॉगिज्म कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नियोलॉगिज्म कहते हैं। उसके बाद साथियों है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को वर्ष में पेश किया गया था। मतलब किस वर्ष में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को पेश किया गया था, यानी आविष्कार किया गया था, तो 1938 में, यानी 1938 में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूछा गया था सही गलत, जो कि आप सभी के बीच में यहाँ पे 4 है। कहता है स्मृति हानि को मनोभ्रंश कहा जाता है। मतलब जो स्मृति, जो यादाश्त होता है, उसमें जो हानि होता है उसे मनोभ्रंश कहते हैं। मतलब मन में जो भ्रम उत्पन्न होता है, मतलब कोई चीज़ याद है और भूल गए तो मन में क्या होगा, भ्रम उत्पन्न होगा। तो बिल्कुल सही है। तो स्मृति हानि क्या है, मनोभ्रंश है। उसके बाद दोस्तों कहता है कि शराब जो है, यहाँ पे कहता है कि शराब की लत वाले रोगी के लिए क्रेज मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, शराब के जिससे लत लग जाता है उसके लिए केज मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो ट्रू, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों है लिथियम कार्बोनेट सिजोफ्रेनिया में इस्तेमाल की जाने वाली एक विशिष्ट दवा है। दोस्तों लिथियम कार्बोनेट कहाँ है, सिजोफ्रेनिया में इस्तेमाल की जाने वाली एक विशिष्ट दवा है। तो ये गलत है। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का वोल्टेज 70 से 130 वोल्ट के बीच होता है। तो ये सही है। दोस्तों अभी क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को सबसे पहले कब लाया गया था, और अब पढ़ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है इसका जो वोल्ट होता है वो 70 से 130 वोल्ट के बीच में होता है। तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों ये सेकेंड ईयर का चल रहा है, तो आप लोग जरूर देखिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ये फिलअप और ट्रू फॉल्स देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। दोस्तों अब है प्रेमोबर्डिक व्यक्तित्व है। जी हाँ दोस्तों, प्रेमोबर्डिक व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्तित्व का एक गुण है। मतलब प्रेमोबर्डिक क्या है, एक व्यक्ति का गुण है, व्यक्तित्व का गुण है। सिजोफ्रेनिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो दोस्तों सिजोफ्रेनिया अभी हम लोग पढ़े हैं वहाँ पे कि सिजोफ्रेनिया में ये दवा यूज किया जाता है, तो गलत था। उसके बाद कहता है सिजोफ्रेनिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, मतलब रचा गया था। तो ये है यूजेन ब्लूलर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि यूजेन ब्लूलर ने इनमें से किस शब्द को रचा था। तो सिजोफ्रेनिया। ईसीटी का सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों ईसीटी जो है वो ऊसो सरलेटी के द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईसीटी सबसे पहले ऊसो सरलेटी के द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद दोस्तों है नर्स रोगी संबंध उन्मुखी क्या है। तो रोगी और लक्ष्य, या तो पेशेंट और जो गोल होता है वो नर्स रोगी संबंध है। मतलब नर्स रोगी के संबंध क्या होता है, रोगी और उसके लक्ष्य के बारे में, मतलब इसका कौन सा ट्रीटमेंट करना है। अगला है सही गलत में कहता है एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों एक्रोफोबिया का जो अर्थ होता है वो ऊंचाई से डर है। तो बिल्कुल सही है, एक्रोफोबिया में ऊंचाई से डर होता है, ऊंचाई का डर होता है। उसके बाद कहता है दोस्तों लिथियम कार्बोनेट एक मूड स्थिरीकरण दवा है। तो ये भी सही है। दोस्तों लिथियम कार्बोनेट एक मूड स्थिरीकरण दवा है, मतलब माइंड अगर विचलित है तो उसे स्थित करके रखता है। तो ये सही है। उसके बाद कहता है दोस्तों चिंता न्यूरोसिस में अंतर्दृष्टि का नुकसान होता है। मतलब जो अंतर्दृष्टि है, अंतर की चीज़ें हैं उसमें नुकसान होता है, आप लोग बताइए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है दोस्तों चौथा देखते हैं दुख हानि के साथ नकल करने की भावनात्मक प्रक्रिया है। तो ट्रू है। देखिए दोस्तों जब दुख होगा, हानि होता है तो उसमें लोग क्या करता है, तरह तरह की चीज़ें करने के लिए प्रेरित होता है। तो वही कहता है दुख हानि के साथ नकल करने की भावनात्मक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही है। नकल मतलब चोरी करना, गलत चीज़ करना, यही दुख हानि में उत्पन्न होता ही है। तो सही है। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे, यहाँ पे कहता है शरीर रोग के साथ पूर्व व्यवसाय में देखा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर सही जवाब दीजिए। अब बी नंबर हम इसका दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे कहता है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में शामिल अध्याय कितना है। तो दोस्तों जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है उसमें 10 जो है अध्याय शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों डैश उन्माद के लिए एक विशिष्ट औषधि है। तो केटियापाइन। जी हाँ दोस्तों केटियापाइन जो है वो उन्माद के लिए एक विशिष्ट औषधि है, दवा है। मूल्यहीनता, निराशा, लाचारी ये विशेषताएं किसका है। तो नैदानिक अवसाद का। दोस्तों मूल्यहीनता मतलब आपके पास पैसे नहीं है, निराशा किसी चीज़ में असफलता, लाचारी ये सब क्या है, नैदानिक अवसाद है।
उसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, कहता है पसंद उन्माद की दवा डैश है, तो लिथियम है। दोस्तों पसंद उन्माद होता है वो लिथियम का एक दवा है, लिथियम दवा है पसंद उन्माद की। दोस्तों ये सारी की सारी सेकेंड ईयर का चल रहा है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट का, तो आप लोग जरूर देखिए, एक नंबर में सीधा सीधा आप सभी के आ सकता है। एक विचार के लिए एक अल्पकालिक भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या होता है, तो भावना होता है। दोस्तों एक विचार है और आपके विचार में कोई भी प्रकार के प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकता है, तो वही भावना होता है, किसी के प्रति भावना जागना। गैर पोषक पदार्थ खाने को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो पोषक पदार्थ नहीं खाना चाहिए उससे अगर खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पीका। तो कहता है वही गैर पोषक पदार्थ खाने को कहा जाता है पीका। अब साथियों एक नेक्स्ट है यहाँ पे, कहता है एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने का विकार है। तो दोस्तों एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने का प्रकार है, तो सही है। जी हाँ दोस्तों, खाने का विकार है। अब बी नंबर में दोस्तों कहता है सिजोफ्रेनिया एक विक्षिप्त विकार है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सिजोफ्रेनिया एक विक्षिप्त विकार है, तो ये गलत है। दोस्तों उसके बाद है स्मृति हानि को भूलने की बीमारी कहा जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, स्मृति हानि भूलने का ही बीमारी है। उसके बाद दोस्तों गहन मानसिक मंदता का इंटेलिजेंस कोटिएंट मतलब IQ 35 से 50 होता है, तो सही है। जो गहन मानसिक मतलब बहुत मंद जो होता है दोस्तों, वो गहन मानसिक मंदता जो है वो दोस्तों IQ लेवल 35 से 50 होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ और प्रश्न की आप सभी के बीच में। दोस्तों कहता है यहाँ पे देखिए, किसी व्यक्ति महत्वपूर्ण नुकसान के लिए एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या हो सकता है, तो दुख और हानि। दोस्तों दुख और हानि किसी व्यक्ति के नुकसान के लिए एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। देखिए किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई चीज़ में हानि होता है तो किसी व्यक्ति को लगेगा कि भाई बहुत दुखी होगा और हानि भी होता है। उसका दोस्तों है बी नंबर, कहता है स्लीप वॉकिंग को किस रूप में जाना जाता है, तो सोना। दोस्तों आप सभी को बताना है कि स्लीप वॉकिंग को किस नाम से जानते हैं, तो सोनाम्बुलिज्म। जी हाँ दोस्तों, सोनाम्बुलिज्म पढ़िए आप सभी इसको, थोड़ा कठिन वर्ड होता है दोस्तों हिंदी में। तो सोनाम्बुलिज्म इसका राइट आंसर होगा स्लीप वॉकिंग को। स्लीप वॉकिंग में होता है क्या दोस्तों कि सोए हैं और लगेगा व्यक्ति को कि हम कहीं घूम रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं, तो ही होता है सोनाम्बुलिज्म। मनोविश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था, दोस्तों मनोविश्लेषण सर्वप्रथम किसके मतलब दिमाग के जो विश्लेषण करने वाला है सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा। का जनक कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप सभी देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। 4 ऑप्शन है, हिपोक्रेट्स है, पॉल बर्ग है, गैलेन है, लैंडस्टीन है। आपको बताना है कि औसत विज्ञान के जनक कौन है इसमें। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हिपोक्रेटस होगा। जी हाँ दोस्तों, हिपोक्रेटस जो है वो औसत विज्ञान का जनक है। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं दोस्तों आगे। पॉइंट इसमें कुछ खास था नहीं क्योंकि यह वैज्ञानिक के नाम था, तो देखते हैं आगे इसमें। जी हाँ दोस्तों, तो अब नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे सामने कहता है एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ प्रभावी होती है। दोस्तों जो ऑप्शन दिया है इसमें बोल रहा है कि किसके खिलाफ इसमें प्रभावी है, तो ऑप्शन क्या है देखते हैं, एंटीबायोटिक किस में प्रभावी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है आप सभी को डेंगू का बुखार है, हैजा है, इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस ए है। तो दोस्तों देखिए डेंगू होता है जो मादा मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद दोस्तों इन्फ्लुएंजा है और उसके बाद दोस्तों है ए है आपका हेपेटाइटिस ए है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस ए बी ये सभी एकत्रित लीवर में होता है। हैजा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि हैजा है दोस्तों वो एंटीबायोटिक प्रभावी होता है हैजा के बीमारी में। बाकी ये सभी दोस्तों वायरस जनित रोग है जो फैलता है, लेकिन हैजा जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलता है। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, हैजा। तो एंटीबायोटिक में प्रभावित, एंटीबायोटिक किसमें प्रभावी है, इन चारों में, तो हैजा में ज़्यादा प्रभावी है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो साथियों आप सभी देखते हैं एंटीबायोटिक्स प्रबल दवाएं हैं जो जीवाणु के संक्रमण का इलाज करती है। दोस्तों एंटीबायोटिक्स जो है वो ये क्या है, प्रबल दवाएं हैं जो जीवाणु बैक्टीरिया के संक्रमण के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में काम करती है। उसके बाद दोस्तों है एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि वे विषाणु को नहीं मार सकते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ प्रभावी नहीं होता है।
दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो होता है, ये वायरल संक्रमण को नहीं मार सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सहायक होता है, इसमें उतना पावर नहीं है कि ये विषाणु वाले जो पेशेंट है या जो विषाणु से जनित बीमारी है उसको ये हटा सकता है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु के संक्रमण है, उसको हटा सकता है, इसलिए यह वायरस में प्रभावी नहीं है। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट अगला है, वे जीवाणु की संरचना या विभाजित या पुनरुत्पादन की उनकी क्षमता को नष्ट करके रोग प्रक्रिया पर हमला करते हैं। दोस्तों देखिए, जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण बीमारी होता है, उसको यह कमज़ोर करता है। एंटीबायोटिक्स उस पर हमला करके उस जीवाणु को कमज़ोर करता है, और जो रोग होता है उसको ख़त्म करने का ये कोशिश करता है। जिसके द्वारा जीवाणु हुआ है उसी को ख़त्म कर देगा तो रोग ऑटोमेटिक कम जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट है यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूँ, कह रहा है वे जीवाणु को कोशिका भित्ति बनाने से रोकते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति जो होता है वो जब कोशिका भित्ति बनाएगा तो क्या होगा, मजबूत हो जाएगा वो कोशिका एक जाल की तरह। तो वही कोशिका भित्ति ही बनाने से रोकता है कौन, एंटीबायोटिक्स। तो प्रश्न में यही कहता है कि वे जीवाणु के कोशिका भित्ति बनाने से रोकता है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है कि नेक्स्ट यहाँ पे आप सभी को कह रहा है दोस्तों, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा रोग पैदा होता है, बीमारी होता है, उसे हम रोगजनक कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कुछ रोग है, कुछ रोगजनक सूक्ष्म जीव है और होने वाला बीमारी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको दोस्तों सीधा सीधा आपको फिलअप, मैचिंग या गलत सही में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं, प्रोटोजोआ है दोस्तों, प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होगा। उसके बाद दोस्तों जीवाणु है, बैक्टीरिया के कारण ये सब बीमारी होगा, हैजा होगा, टाइफाइड होगा, टीबी होगा जिसको क्षय कहते हैं, और प्लेग होता है। आप सब ये चारों को याद कर लीजिए, यहाँ पे लिस्ट दिया है। हैजा क्या है, जीवाणु बैक्टीरिया से है। उसके बाद टाइफाइड भी बैक्टीरिया है, जीवाणु से, और क्षय रोग भी, टीबी जिसको बोलते हैं, वो भी जीवाणु से है, और प्लेग है, ये भी क्या है, जीवाणु से ही है। अब दोस्तों देखते हैं कवक। कवक से क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कवक जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कवक से क्या होता है, दाद होता है, टिनिया होता है, एड्स होता है। सॉरी दोस्तों, दाद और टिनिया जो है वो होता है कवक से। तो ध्यान में रखिए, दाद खाद खुजली किससे होगा, कवक से होगा, और टिनिया होगा। तो दोस्तों ये है सारे बीमारी। और दोस्तों विषाणु से जो इम्पोर्टेंट है, एड्स है, सामान्य जुकाम हो सकता है जिसको हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी ए हो सकता है, पोलियो हो सकता है, इन्फ्लुएंजा ए भी हो सकता है, और डेंगू बुखार हो सकता है। तो ये सारे दोस्तों विषाणु से वाला याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है विषाणु से। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, जीवाणु से हैजा, टाइफाइड, क्षय, प्लेग रोग, कवक से दाग, टिनिया, और विषाणु से एड्स, जुकाम, हेपेटाइटिस बी ए, पोलियो, इन्फ्लुएंजा और डेंगू बुखार। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, कहता है डेंगू बुखार विषाणु एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं होती है। मतलब दोस्तों जो डेंगू बुखार है वो विषाणु से होता है, तो विषाणु से होने वाले में एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों हैजा है, हैजा बैक्टीरिया से होता है और एंटीबायोटिक प्रभावी होता है, तो इसलिए हैजा इसका राइट आंसर होगा। इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है और विषाणु में जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों है, आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे हेपेटाइटिस ए है जो विषाणु से होगा और एंटीबायोटिक्स यहाँ भी प्रभावी नहीं होगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक्स कहाँ प्रभावी होगा, कहाँ नहीं प्रभावी होगा। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्रभावी होगा एंटीबायोटिक, और जो वायरस से होगा उसमें नहीं होगा। अब दोस्तों अगला यहाँ पे है, देखिए यहाँ अगला प्रश्न है, एक शिशु को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम की तलाश में रहना चाहिए जब उसे हो रहा हो क्या। तो दोस्तों जब बेबी को क्या हो रहा हो तो उसे ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम की तलाश में रहना चाहिए ताकि उसका पता लगाया जा सके। क्या चीज़, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। प्रतिरक्षा चिकित्सा, कीमोथेरेपी,
फोटोथेरेपी और विकिरण उपचार। तो दोस्तों जो फोटोथेरेपी होता है, जब बच्चा को फोटोथेरेपी हो रहा हो तो उस समय बॉन्ज-ब्रेवी सिंड्रोम का ध्यान रखना चाहिए उसको। अब फोटोथेरेपी होता क्या है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों फोटोथेरेपी राइट आंसर है। अब देखते हैं फोटोथेरेपी के क्या संकेत हो सकता है। तो दोस्तों सोराइसिस, विटिलिगो या एक्जिमा जैसे त्वचा विकार, मतलब दोस्तों जो फोटोथेरेपी होता है एक प्रकार से चर्म रोग होता है, जैसे लाल धब्बा धब्बा ये सब निकलने लगेगा, सोराइसिस ये सब होता है जो चर्म रोग पर होता है, तो बच्चे में ही होता है। उसके बाद मनादशा और नींद विकार हो सकता है। मौसमी प्रभावी विकार जैसे अनिद्रा, सिरदर्द, थकान ये सब भी हो सकता है फोटोथेरेपी में। उसके बाद कैंसर और पूर्व कैंसर जैसे एसोफेजल कैंसर, एंडोब्रोंचियल कैंसर और बैरेट एसोफेगस। नवजात शिशु जैसे हाइपर बिलिरुबिनियामा और पीलिया। दोस्तों नवजात शिशु में क्या होता है, हाइपर बिलिरुबिनिया होता है और पीलिया हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोथेरेपी। और फोटोथेरेपी जब हो तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम का तो शिकार नहीं हो रहा हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अब फोटोथेरेपी की क्या जटिलता है देखते हैं। कहता है रेटिनल क्षति हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, रूखी सूखी त्वचा हो जाता है, उसके बाद गोनाल्ड क्षति होता है और कांस बेबी सिंड्रोम होता है। फोटोथेरेपी जब होगा तो ये सारे चीज़ होने लगेगा। चर्म रोग में भी प्रॉब्लम होगा तो वही फोटोथेरेपी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखिए, खाली पेट कौन सी दवा दी जा सकती है। दोस्तों फार्माकोलॉजी है जहाँ पे दवा के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। तो खाली पेट कौन सी दवा दी जा सकती है, तो ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों थॉरोक्सिन, पेंटेप्राजोल और दोनों कोई नहीं। तो आपको बताना है कि खाली पेट इनमें से कौन सी दवा। तो सो फ्रेंड इसमें से थायरोक्सिन, पेंटेप्राजोल दोनों कोई नहीं, तो खाली पेट कौन सी दवा देना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हम देखते हैं। तो दोस्तों इनमें से होगा कौन सा, ए होगा 3 नंबर इसका राइट आंसर, मतलब दोनों होगा। मतलब देखिए जो पेंटेप्राजोल है दोस्तों ये क्या होता है, ये पेंटेप्राजोल एक गैस का दवा होता है, और जो थायरोक्सिन है ये एक थायराइड के लिए होता है, जो कि खाली पेट दवा दी जा सकती है ये दोनों। अब दोस्तों चलते हैं कुछ जानते हैं इसके बारे में, दवा के बारे में, क्योंकि पढ़ना है फार्माकोलॉजी। कहता है अवशोषण बढ़ाने के लिए कुछ दवाएं खाली पेट दी जाती है। भोजन के साथ लेने के बाद दवाओं की प्रभावशीलता कम हो जाती है। जैसे जो दवा मान गए दोस्तों आप खाली पेट लेते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होता है, और जो भोजन के बाद लेते हैं वो कम प्रभावी होती है। इसीलिए ज़्यादा बॉडी पर क्षति ना पहुँचे, इसीलिए भोजन के बाद दवा का दिया जाता है बहुत सारे दवाओं को। पता है थायरोक्सिन और पेंटेप्राजोल को सुबह खाली पेट लिया जाता है। थायरोक्सिन एक अब2 हार्मोन है जो अब2 अल्पक्रियता में दिया जाता है। पेंटेप्राजोल एक प्रोटोन पंप अवरोधक है जो पेट में अम्ल को कम करता है। जब गैस का प्रॉब्लम होता है तो पेंटेप्राजोल दिया जाता है, और जब अब2 अल्पक्रियता में दिया जाता है कौन, थायरोक्सिन को। जहाँ पे अब2 हार्मोन के प्रॉब्लम होने लगता है श्रावण में तो दिया जाता है। अब दोस्तों खाली पेट ली जाने वाली दवाई है एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ओमेप्राजोल, सल्फाडिजाइन, रिफैमिन, ओक्सासिलिन और मेथ्रोट्रेक्सेट, ये सब खाली पेट देने जाने वाली दवा है। कुछ और दवा का नाम है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कहता है 5% ग्लूकोज सलाइन का अर्थ क्या होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 5% ग्लूकोज सलाइन का अर्थ क्या होता है। तो चलिए जानते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कहता है प्रत्येक 100 मिली में 0.5 ग्राम ग्लूकोज तथा 0.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है प्रत्येक 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज तथा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। दोस्तों सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी चेंज है, बाद बाकी ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड सभी में रहता है। तीसरा है प्रत्येक 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज तथा 0.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है प्रत्येक 100 ml में 0.5 ग्राम ग्लूकोज तथा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड सब में है, बस इसके क्वांटिटी चेंज है कि कितना कौन से क्वांटिटी में होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए तथा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, तब जाके वो 0.5 ग्लूकोज सलाइन का अर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, 5% सलाइन ग्लूकोज का अर्थ क्या होता है कि 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज और तथा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा।
इसीलिए कहीं हॉस्पिटल में बोला जाता होगा कि 5% वाला ग्लूकोज का सलाइन लेकर आइए। तो देखिए अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है स्टीरॉयड यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव दर्शाती है। तो स्टीरॉयड निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव दर्शाती है आपको बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन 1 है शोथरोधी, एलर्जी रोधी, प्रतिरक्षा दमनकारी, इनमें से सभी। तो आपको बताना है स्टीरॉयड जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव दर्शाता है इनमें से। तो इनमें से सभी दोस्तों, इनमें से सभी होगा। मतलब आपका शोथरोधी भी हो सकता है प्रभाव में, एलर्जी भी हो सकता है और प्रतिरक्षा दमनकारी भी हो सकता है। मतलब दोस्तों आप सभी समझिए कि जब स्टेरॉइड हो जाएगा आपको तो आपका एलर्जी भी हो सकता है और जो आपका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है जो रोगों से लड़ता है उसको भी प्रॉब्लम पहुंचाएगा और शोथरोधी को भी ये नुकसान पहुंचाएगा स्टेरॉइड। तब चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्टेरॉइड हार्मोन का एक वर्ग है जो अधिवृक्क ब्रह्मांड में उत्पादित होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा भाग में उत्पादित होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अधिवृक्क ब्रह्मांड के भीतर कोलेस्टेरॉल से संश्लेषित होता है। तो आप सभी दोस्तों समझिए कि अधिवृक्क से जो होता है कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, अधिवृक्क में संश्लेषित होता है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड नामक होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसके प्रकार होता है। की पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिसोल कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन चयापचय को नियंत्रित करता है। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है दोस्तों वो कोर्टिसोल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सबको नियंत्रित करता है चयापचय में। और पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ से, कहता है कृत्रिम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का उपयोग जोड़ों के दर्द या सूजन, एलर्जी की प्रतिक्रिया, अस्थमा, हेपेटाइटिस, सोथज, आंत्र रोग और एडिसन रोग के उपचार में किया जाता है। किसका उपयोग? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। कृत्रिम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को जोड़, दर्द, सूजन ये सब में किया जाता है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं आप सभी को, कहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के दुष्प्रभाव से अस्थि सुश्रिता, केंद्रीय सिरमी, दृष्टिपतल, प्रेरित आंखों की अस्थायी क्षति होती है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर आपके शरीर पे इफेक्ट करता है तो हड्डी में, केंद्रीय जो ब्रेन होता है, आँख में सब पे प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के विशिष्ट अवांछित प्रभाव दवा प्रेरित कुशिंग लक्षण हो सकते हैं। मतलब दवा प्रभाव के प्रेरित जो है वो का लक्षण अलग प्रकार से दिख सकता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अलग एक क्वेश्चन है। कहता है ओटीसी दवा लेना लाभप्रद होता है किसमें। दोस्तों समझेंगे कि ओटीसी होता क्या है और ओटीसी दवा किस में लिया जाता है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है हृदय आघात में लिया जाता है, या गठिया में लिया जाता है, या मांसपेशियों के दर्द में लिया जाता है, या दस्त में लिया जाता है। आपको बताना है कि कब लिया जाता है ओटीसी दवा। तो दोस्तों ओटीसी दवा मांसपेशियों में दर्द होता है तब लिया जाता है। इसका राइट आंसर है ओटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द काउंटर ड्रग। जी हाँ दोस्तों, ओवर द काउंटर ड्रग। ओटीसी वे दवाएं हैं जो डॉक्टर के पर्चे के बिना आम जनता द्वारा उपयोग के लिए सुरक्षित और प्रभावी है। मतलब दोस्तों ओटीसी ऐसी दवा है जो बिना डॉक्टर के लिखे हुए आम लोग भी इसका यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसे प्रिस्क्रिप्शन डीकंट्रोल्ड ड्रग्स भी कहा जाता है। प्रिस्क्रिप्शन डीकंट्रोल्ड ड्रग भी कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सिम्प्टोमेटिक राहत के लिए किया जाता है, ना कि डॉक्टर के पर्चे की दवाई के विकल्प के रूप में। दोस्तों इसको जो है वो सिम्प्टोमेटिक राहत, मतलब जो आपके असर दिख रहा है उससे राहत मिल जाएगा, ना कि यह डॉक्टर लिखा और उसके बदले में आप ले सकते हैं। ओटीसी दवाओं को क्या क्या लाभ हो सकता है? तो वो लाभ जोखिम से अधिक है। ओटीसी दवाओं के लाभ जोखिम से अधिक है, कम दुरुपयोग है, उपभोक्ता व स्वनिदान, स्व उपचार, आत्मा प्रबंधन के में सक्षम है, यह पर्याप्त रूप से लेबल किया गया है, स्वास्थ्य चिकित्सकों की ज़रूरत नहीं है इसमें ओटीसी दवाओं में। ओटीसी का क्या नुकसान हो सकता है? तो रोगी गलत दवा चुन सकता है। जैसे ओटीसी में तुरंत इलाज के लिए, तुरंत राहत के लिए होता है, वो क्या करता है, रोगी गलत दवा भी खा सकता है। रोगी को प्रतिक्रियाओं या बातचीत का पता नहीं हो सकता है। अप्रभावी उपचार के परिणाम स्वरूप रोग की प्रगति हो सकती है। ओटीसी दवा ज़्यादा दिन तक खाते रहिएगा दोस्तों, रोग का पहचान नहीं होगा और दवा आप खाते रहिएगा तो बीमारी और बढ़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक मायाड्राइट्रिक है? एट्रोपिन है, एड्रीनाइनिल है,
या उसके बाद नोवोकेन है या सिल्वर नाइट्रेट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन माया डाइटिक है। एट्रोपिन, एड्रीनलिन, नोवोकेन, सिल्वर नाइट्रेट। तो एट्रोपिन माया दोस्तों माया डाइट्रिक है। जी हाँ दोस्तों, माया डाइट्रिक है कौन यहाँ पे एट्रोपिन।